दोस्तों, क्या हुआ जब फैक्ट्री मालिक ने मजदूर महिला को ओवरटाइम के लिए मजबूर किया और रात में अकेले में छेड़खानी करता रहा और उसका किया जबरदस्ती रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सी कपड़ा फैक्ट्री थी। बाहर से देखने पर यह साधारण सी इमारत लगती थी, लेकिन भीतर रोज सैकड़ों मजदूरों की जिंदगियां समय की सुइयों के साथ बंधी रहती। फैक्ट्री की घड़ी जैसे ही सुबह के 8 बजाती, मशीनों का शोर गूंज उठता और हवा में सूत, पसीने और लोहे की मिली जुली गंध भर जाती। इन्हीं मजदूरों में से एक थी सावित्री। वह 20-22 साल की एक साधारण ग्रामीण युवती थी जिसने हाल ही में अपने छोटे बच्चों और बीमार मां के लिए रोजगार की तलाश में गांव से शहर का रुख किया था। सावित्री की आंखों में डर और थकान की परतें अक्सर दिखती थीं, लेकिन भीतर कहीं गहराई में उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। वह आत्मा जो रोज संघर्ष करने का हौसला देती थी। सावित्री फैक्ट्री की सिलाई सेक्शन में काम करती थी। उसके हाथ तेज थे और आंखें नाप तौल में बहुत सटीक। अक्सर वह दूसरों से ज्यादा कपड़े सी लेती थी, लेकिन उसका मेहनताना वही रहता था, न्यूनतम मजदूरी। उसे मालूम था कि सवाल पूछने का मतलब नौकरी से हाथ धो बैठना, इसलिए वह चुपचाप काम करती और दिन खत्म होते ही जल्दी घर लौट जाती। लेकिन फैक्ट्री का माहौल सुरक्षित नहीं था। वहां का मालिक गिरीश था। 40 के ऊपर उम्र, चेहरे पर हमेशा चालाकी भरी मुस्कान और आंखों में लालच की चमक। मजदूर उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे। वह बाहर से दानवीर और मददगार दिखने का ढोंग करता, लेकिन भीतर से उसकी नीयत अक्सर गंदी हो जाती, विशेषकर युवा और असहाय महिला मजदूरों के प्रति। सावित्री ने यह जल्दी ही समझ लिया था। काम करते हुए कई बार उसने महसूस किया कि मालिक की नजरें उसके पीछे पीछे घूमती रहती। वह अनचाही मुस्कानें, नकली चिंता के बहाने और धीमी धीमी आवाज में दिए गए सुझाव सब सावित्री को बेचैन कर देते, परंतु मजबूरी थी। नौकरी छोड़ने का मतलब भूख से लड़ना। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। घंटी बजते ही अधिकतर मजदूर निकल चुके थे, लेकिन सावित्री की मशीन पर अभी भी अधूरे कपड़े पड़े थे। सुपरवाइजर ने आदेश दिया, सावित्री, आज ओवरटाइम करना होगा, माल की डेडलाइन है, कल सुबह तक तैयार होना चाहिए। सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सर, बच्चे घर पर अकेले हैं। सुपरवाइजर ने उसकी बात काट दी। मालिक का आदेश है, मना करोगी तो कल से आने की जरूरत नहीं। मन मारकर सावित्री रुक गई। रात गहराने लगी। मशीनों का शोर धीरे धीरे थम गया। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती पीली रोशनी के बीच अब सिर्फ 2-3 मजदूर ही काम कर रहे थे। सावित्री ने भीतर ही भीतर एक डर महसूस किया, जैसे हवा में कोई अनदेखा खतरा तैर रहा हो। करीब 9 बजे गिरीश खुद फैक्ट्री में आया। उसके आते ही बाकी मजदूरों को जाने की अनुमति मिल गई। अब पूरा हॉल लगभग खाली था, सिर्फ मशीनों की खड़खड़ाहट और सावित्री की सांसों की आवाज। गिरीश उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत मेहनती हो, सब छोड़कर भी तुम मेरे लिए रुकी हो, यह बात मैं नहीं भूलूंगा। सावित्री ने बिना नजर उठाए सिर्फ जी कहा और अपने काम में डूब गई। लेकिन गिरीश पास ही खड़ा रहा। वह उसके काम की तारीफ करता, कभी मशीन ठीक करने का बहाना करता तो कभी पानी लाने का सुझाव देता। धीरे धीरे उसकी बातें असहज होने लगीं। तुम्हें मालूम है, अगर चाहो तो तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी हो सकती है, गिरीश ने धीरे से कहा। सावित्री ने हाथ रोककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। मुझे सिर्फ काम चाहिए सेठ जी, और कुछ नहीं। लेकिन गिरीश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह उसके चारों तरफ मंडराने लगा। सावित्री का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ रही थी कि रात, खाली फैक्ट्री और मालिक की मौजूदगी उसके लिए खतरनाक है। वह उठकर जाने लगी तो गिरीश ने रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज अब और नीची और ज्यादा डरावनी हो गई। इतना जल्दी क्यों? अभी तो बहुत काम बाकी है, और हां, मेरे साथ रहोगी तो काम आसान हो जाएगा। सावित्री के गले में शब्द अटक गए। उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन गिरीश ने उसका हाथ पकड़ लिया।
सावित्री ने झटके से छुड़ाने की कोशिश की, पर गिरीश की पकड़ मजबूत थी। उस क्षण सावित्री के भीतर डर और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और चिल्लाई, छोड़ो मुझे। फैक्ट्री की दीवारों में उसकी आवाज गूंज उठी। गिरीश हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सावित्री इतनी मजबूती से प्रतिकार करेगी। सावित्री ने भागकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा में उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। रात के सन्नाटे में जब सावित्री फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली तो उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आसपास सड़कों पर बस कुछ आवारा कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी और दूर से आती ट्रकों की गड़गड़ाहट। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। उसके पैर कांप रहे थे, मगर आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अभी अभी जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। गिरीश जैसे मालिक आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, लेकिन सावित्री का मन बार बार कह रहा था कि अब वह डर कर चुप नहीं रहेगी। घर पहुंचते ही बच्चे नींद में थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर जाकर उनकी रजाई ठीक की और मां के बिस्तर के पास बैठ गई। बूढ़ी मां की सांसें भारी थीं। सावित्री ने उनका माथा सहलाया और मन ही मन कसम खाई, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे जितना भी मुश्किल हो। सुबह होते ही वह फिर फैक्ट्री पहुंची। वहां सब कुछ वैसे ही था। मशीनों का शोर, मजदूरों की भाग दौड़ और सुपरवाइजर की तेज आवाज। लेकिन सावित्री के लिए सब कुछ बदला बदला लग रहा था। हर चेहरा, हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि पिछली रात क्या हुआ था। गिरीश ऑफिस में बैठा मजदूरों पर नजर रख रहा था। उसकी आंखें सावित्री को देखते ही ठहर गईं, लेकिन इस बार सावित्री ने नजरें झुकी नहीं। उसने सीधा उसकी ओर देखा और फिर अपने काम में लग गई। यह छोटा सा कदम था, लेकिन सावित्री के लिए यह विद्रोह की शुरुआत थी। दिन भर काम के दौरान साथी मजदूरों ने नोटिस किया कि सावित्री चुप है, मगर भीतर से कुछ बदल गया है। उसकी दोस्त कमला ने फुसफुसाकर पूछा, सब ठीक है ना? तू बहुत परेशान लग रही है। सावित्री ने बस इतना कहा, एक दिन सबको बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। उसी शाम गिरीश ने फिर चाल चली। उसने सुपरवाइजर को बुलाकर कहा, आज फिर ओवरटाइम होगा, माल का ऑर्डर बड़ा है। और संयोग से उसी लिस्ट में सावित्री का नाम सबसे ऊपर था। सावित्री का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे दुश्मन फिर जाल बुन रहा हो, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह अकेली फैक्ट्री में नहीं रुकेगी। उसने सुपरवाइजर से कहा, मैं ओवरटाइम करूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब बाकी मजदूर भी रुकें, अकेली नहीं। सुपरवाइजर पहले तो भड़क गया, लेकिन सावित्री की आवाज इतनी मजबूत थी कि वह दबाव में आ गया। आखिरकार 3 और महिलाएं उसके साथ रुक गईं। रात को जब गिरीश आया तो उसने देखा कि सावित्री अकेली नहीं है। उसका चेहरा कसैला हो गया, लेकिन वह मुस्कान ओढ़े रहा। उसने बहाना बनाया, बहुत अच्छा, टीम वर्क से काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर वह समझ गया कि सावित्री अब उसके जाल में आसानी से नहीं फंसेगी। काम खत्म होते होते सावित्री ने तय कर लिया था कि उसे आगे की लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। उसने कमला और बाकी 2 मजदूर औरतों से धीरे धीरे अपनी बात साझा करनी शुरू की। पहले तो सब घबरा गईं। अरे, मालिक से लड़ना आसान नहीं है, नौकरी जाएगी, ऊपर से बदनामी होगी। लेकिन जब सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम सब चुप रहेंगे तो यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, कल मेरी बारी है, परसों तुम्हारी भी आ सकती है, तो वे सोच में पड़ गईं। धीरे धीरे यह चर्चा और मजदूर औरतों तक पहुंची। कईयों ने माना कि वे भी कभी न कभी ऐसे ही अनुभव से गुजरी हैं, लेकिन डर और लाचारी में कभी आवाज नहीं उठाई। अब पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई थी। इस बीच गिरीश की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि सावित्री उसकी बात नहीं मान रही, बल्कि उसे चुनौती दे रही है। उसने सुपरवाइजर से कहा, उस औरत पर नजर रखो, अगर ज्यादा अकड़ दिखाए तो निकाल बाहर करो। लेकिन बात अब उसके हाथ से निकलने लगी थी। फैक्ट्री की दीवारों में फुसफुसाहट फैलने लगी थी। सेठ जी रात को औरतों को रोकते हैं। सावित्री ने उनका हाथ झटक दिया। गिरीश को समझ नहीं आ रहा था कि अफवाहें कहां से आ रही हैं, मगर उसे लगने लगा था कि उसकी इज्जत और सत्ता दोनों खतरे में हैं। एक रात सावित्री घर लौट रही थी। रास्ते में कमला उसके साथ थी।
उन्होंने तय किया कि अब उन्हें सिर्फ आपस में बात नहीं करनी बल्कि बाहर मदद भी लेनी होगी। क्या पुलिस में शिकायत करें? कमला ने हिचकिचाते हुए पूछा। सावित्री ने गहरी सांस ली। हां, करनी चाहिए, लेकिन अकेले नहीं। हमें और औरतों को साथ लाना होगा, वरना पुलिस भी हमें ही दोषी ठहराएगी। उन्होंने योजना बनाई कि अगले रविवार को जब फैक्ट्री बंद होगी, सब मजदूर औरतें पास के सामुदायिक केंद्र में मिलेंगी। वहां खुलकर सब अपने अनुभव बताएंगी और तय करेंगी कि अगला कदम क्या हो। सावित्री को मालूम था कि यह रास्ता आसान नहीं। गिरीश ताकतवर आदमी था। पैसा, रिश्ते और गुंडों की मदद उससे जुड़े थे। लेकिन उसके सामने खड़े होने का पहला साहस अब सावित्री के भीतर था। रात को उसने बच्चों को देखा, मासूम नींद में डूबे हुए। उसकी बूढ़ी मां ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? सावित्री ने मां का हाथ थामा और बोली, हां अम्मा, सब ठीक होगा। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था जो खुद उसे भी चौंका रहा था। रविवार की सुबह थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में नमी घुली हुई थी। फैक्ट्री उस दिन बंद रहती थी, इसलिए मजदूरों को थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन इस रविवार सावित्री और उसकी साथिनों के लिए आराम का दिन नहीं था। उन्होंने ठान लिया था कि आज वे सामुदायिक केंद्र में मिलकर सच सामने लाएंगी। सामुदायिक केंद्र छोटा सा हॉल था, जिसके बाहर पीपल का पेड़ खड़ा था। वहीं अक्सर मजदूरों की शादियां या मीटिंगें होती थीं। सावित्री जब पहुंची तो उसने देखा कि पहले से ही कई महिलाएं वहां इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरों पर उत्सुकता और चिंता दोनों झलक रहे थे। कमला सबसे पहले आगे आई। देखो, सबका भरोसा अब तेरे ऊपर है, तुझे ही बोलना होगा। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर की जगह दृढ़ता थी। हॉल में बैठते ही माहौल कुछ देर चुप्पी भरा रहा। फिर सावित्री ने धीरे से शुरुआत की। बहनों, आप सब जानती हैं कि फैक्ट्री में क्या क्या होता है। मालिक कैसे हमें देर रात तक रोकता है, कैसे बहाने से पास आता है, औरतों को डराकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैंने सब झेला है, और शायद आप में से कईयों ने भी। पहले तो औरतें नजरें चुराने लगीं। किसी को डर था कि अगर सच बोले तो नौकरी जाएगी, किसी को शर्म आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे एक आवाज उठी। मालती, जो 10 साल से फैक्ट्री में काम कर रही थी, फूट पड़ी। हां, उसने मुझे भी कई बार अकेले रुकने को मजबूर किया। जब मैंने मना किया तो मेरी तनख्वाह काट ली। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चों का पेट पालना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद जैसे बांध टूट गया हो। एक एक करके कई महिलाएं बोलने लगीं। मेरे साथ भी हुआ। उसने मेरे हाथ पकड़े, मुझसे कहा था, अगर चाहती हो तो प्रमोशन मिल सकता है। हॉल में रोने, गुस्से और पीड़ा की आवाजें गूंजने लगीं। सावित्री सब सुनती रही। उसे लगा कि यह दर्द केवल उसका नहीं है, बल्कि दर्जनों औरतों का साझा घाव है। जब सब थोड़ी शांत हुईं, तब सावित्री ने कहा, बहनों, अब सवाल यह है कि हम चुप रहकर और कितने साल ये सब सहते रहेंगे। क्या हमें अपने बच्चों को भी यही हाल देखने के लिए छोड़ना है, या फिर हमें मिलकर आवाज उठानी है? इस बार उसकी आवाज ऊंची और मजबूत थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। औरतें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर कमला उठी और बोली, सावित्री सही कह रही है, अकेली कोई कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब साथ होंगे तो मालिक भी डर जाएगा। धीरे धीरे सबने हामी भर दी। लेकिन एक समस्या सामने आई। पुलिस और प्रशासन अक्सर गिरीश जैसे अमीर मालिकों के साथ खड़े रहते थे। शिकायत दर्ज करवाना आसान नहीं था। तभी एक बुजुर्ग मजदूरनी रुक्मिणी बाई बोली, मेरे भतीजे की जान पहचान एक मजदूर यूनियन से है। अगर हम उनसे मिलें तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। यूनियन का सहारा मिलेगा तो पुलिस भी दबाव में आएगी। सबको यह बात झंझ गई। उन्होंने तय किया कि अगले हफ्ते यूनियन नेताओं से मिलेंगे और उन्हें पूरा सच बताएंगे। मीटिंग खत्म होने पर औरतों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा। सावित्री को लगा जैसे अब वह अकेली नहीं है। उसकी पीड़ा अब सामूहिक शक्ति में बदल गई थी। दूसरी ओर गिरीश को भी मीटिंग की भनक लग चुकी थी। फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने जाकर उसे बताया, सेठ जी, सावित्री और बाकी औरतें मिलकर कुछ प्लान कर रही हैं।
सुना है यूनियन वालों से मिलने वाली हैं। गिरीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर रखा ग्लास पटक दिया। ये औरतें अपनी औकात भूल गई हैं। इन्हें समझाना पड़ेगा कि मालिक के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और धमकी देने की योजना बनाई। उसकी चाल साफ थी, डर फैलाओ ताकि औरतें एकजुट होने से पहले ही बिखर जाएं। अगले दिन फैक्ट्री में माहौल अजीब था। गिरीश ने दिखावे के लिए मीठी बातें करनी शुरू कर दी। उसने सब औरतों को कहा, देखो, तुम सब मेरी फैमिली जैसी हो। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सीधे मुझसे कहो। लेकिन औरतों ने कोई जवाब नहीं दिया। सब चुपचाप काम में लगी रहीं। यह चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब था। गिरीश भीतर ही भीतर जल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब बात उसके काबू से बाहर हो रही है। शाम को जब सावित्री घर लौट रही थी तो अचानक रास्ते में दो अजनबी उसके सामने आ गए। उनके चेहरे पर नकाब था। उन्होंने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, बहुत बहादुर बन रही है, चुपचाप काम कर वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सावित्री का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने आंखें मिलाकर कहा, डराओ मत, सच को दबाया नहीं जा सकता। गुंडे शायद उसके आत्मविश्वास से चौंक गए और जल्दी ही वहां से निकल गए। लेकिन सावित्री को साफ समझ आ गया कि अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी है। उस रात उसने बच्चों को सीने से लगाकर सोया। भीतर से डर था, लेकिन उसके ऊपर हिम्मत की चादर फैल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, अब पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सप्ताह बीतते बीतते फैक्ट्री का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। गिरीश हर रोज नए तरीके से अपनी ताकत दिखाता। कभी मजदूरों की तनख्वाह काट देता, कभी ओवरटाइम जबरन कराता, तो कभी सबके सामने किसी को अपमानित कर देता। लेकिन उसके इन हथकंडों के बावजूद सावित्री और औरतें अब डरने की बजाय और मजबूत होती जा रही थीं। रविवार को सबने तय किया कि वे यूनियन कार्यालय जाएंगी। यह कार्यालय पुराने बाजार के पास था, जहां से कई बार मजदूरों ने आंदोलन किए थे। दीवारों पर अब भी पुराने नारों के पोस्टर चिपके थे। मजदूर एकता जिंदाबाद, शोषण बंद करो, न्याय चाहिए। सावित्री, कमला, मालती और करीब 20 और औरतें वहां पहुंचीं। यूनियन का दफ्तर साधारण सा कमरा था, लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां। वहां रामकिशन नाम के एक बुजुर्ग नेता बैठे थे, जिनके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां और आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने औरतों को देखते ही कहा, आओ बहनों, बैठो, बताओ क्या परेशानी है। पहले तो औरतें झिझक गईं, लेकिन जब सावित्री ने बोलना शुरू किया तो एक एक कर सबने अपनी आप बीती सुनाई। जैसे जैसे सच सामने आता गया, रामकिशन की आंखें गुस्से से भरती गईं। ये तो साफ शोषण है। औरतों की इज्जत से खेलना, मजबूरी का फायदा उठाना, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मुट्ठी भींचते हुए कहा। उन्होंने तुरंत नोटबुक निकाली और सबके बयान दर्ज करने लगे। देखो बहनों, हमें सबूत चाहिए, लिखित गवाही, गवाह, और जरूरत पड़े तो मीडिया का सहारा भी लेना होगा। तभी पुलिस और प्रशासन मजबूर होंगे। क्या तुम सब तैयार हो? कमला बोली, हां, हम सब तैयार हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। सावित्री ने भी दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमें अपनी इज्जत और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा चाहिए तो हमें लड़ना ही होगा। यूनियन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे साथ खड़े होंगे। उन्होंने योजना बनाई कि पहले फैक्ट्री के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। इसमें सिर्फ औरतें, बाकी मजदूर भी शामिल होंगे। फिर जरूरत पड़ी तो शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और प्रेस को बुलाया जाएगा। दूसरी ओर गिरीश को यह सब पता चला तो उसकी नींद उड़ गई। उसने अपने एक करीबी अफसर से संपर्क किया और कहा, देखो, ये औरतें यूनियन के चक्कर में पड़ गई हैं, इन्हें रोकना जरूरी है, वरना मेरी फैक्ट्री बदनाम हो जाएगी। अफसर ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, आप चिंता मत करो, पैसे की ताकत सबको चुप करा देती है, लेकिन अगर मीडिया तक मामला गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, संभल कर खेलना होगा। गिरीश ने सिर हिलाया। उसने तय किया कि वह पहले औरतों को लालच देगा, तनख्वाह बढ़ाने का वादा, बोनस और नौकरी की सुरक्षा। अगर यह काम न हुआ तो फिर डराने धमकाने का रास्ता अपनाएगा। अगले दिन फैक्ट्री में एक अनोखा नजारा था। गिरीश खुद मजदूरों के बीच आया और बोला, मैंने सोचा है कि इस महीने सबको बोनस मिलेगा, औरतों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम सब खुश रहो। कुछ मजदूर हैरान रह गए, लेकिन औरतों ने तुरंत समझ लिया
कि यह उसके डर की निशानी है। सावित्री ने धीरे से अपने साथियों से कहा, याद रखना, यह सब हमारे मुंह बंद करने की कोशिश है, हमें फंसना नहीं है। उस शाम को सब औरतें फिर सामुदायिक केंद्र में इकट्ठा हुईं। इस बार उनके साथ कुछ पुरुष मजदूर भी थे। उन्होंने साफ कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर मालिक ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो हम भी आवाज उठाएंगे। यह सुनकर सावित्री को लगा कि अब लड़ाई सचमुच सामूहिक हो गई है। धरने की तारीख तय हो गई, अगले सोमवार। उस दिन फैक्ट्री के गेट के बाहर करीब 100 मजदूर इकट्ठा हुए। औरतें आगे थीं, उनके हाथों में बैनर थे, महिलाओं की सुरक्षा करो, शोषण बंद करो, हम चुप नहीं रहेंगे। सावित्री ने पहली बार सबके सामने भाषण दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, आज हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया, लेकिन अब और नहीं। हम इंसान हैं, मजदूर हैं, खिलौना नहीं। हमें सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और अगर हमें यह हक नहीं दिया गया तो हम काम रोक देंगे। भीड़ ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। गिरीश खिड़की से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से और डर से तमतमा गया। उसने सोचा नहीं था कि मामूली सी मजदूर औरत, जिसे वह अपने इशारों पर नचा सकता था, इतनी बड़ी बगावत खड़ी कर देगी। धरने की खबर अखबार तक पहुंच गई। अगले दिन सुर्खियों में छपा, फैक्ट्री मालिक पर महिला मजदूरों के शोषण के आरोप, यूनियन का धरना जारी। यह खबर पढ़कर गिरीश का खून खौल गया। उसने तुरंत अपने गुंडों को बुलाया और कहा, अब इनका हौसला तोड़ना पड़ेगा। सावित्री को सबक सिखाओ ताकि बाकी औरतें पीछे हट जाएं। लेकिन गिरीश को अंदाजा नहीं था कि अब खेल बदल चुका है। औरतें अकेली नहीं थीं, उनके पीछे यूनियन, मीडिया और धीरे धीरे पूरा समाज खड़ा होने लगा था। उस रात सावित्री को धमकी भरा फोन आया, धरना वापस ले ले वरना अंजाम बुरा होगा। उसने फोन रखने से पहले कहा, अब डर नहीं लगता, जो करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत की गूंज थी। धरने को 5 दिन हो चुके थे। फैक्ट्री का काम लगभग ठप हो गया था। मजदूर गेट के बाहर बैठे रहते, नारे लगाते और अपने हक की बात करते। यूनियन के नेता रोज आकर उनका हौसला बढ़ाते। अखबारों और कुछ टीवी चैनलों ने भी कवरेज शुरू कर दी थी। गिरीश के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका कारोबार ठप हो रहा था, शहर में उसकी बदनामी फैल रही थी, और सबसे बड़ा झटका यह था कि मजदूर अब उसे मालिक नहीं बल्कि अपराधी की नजर से देखने लगे थे। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, सावित्री को सबक सिखाओ, ऐसा झटका दो कि बाकी सब डर जाएं और धरना छोड़ दें। एक रात जब सावित्री मीटिंग से घर लौट रही थी, तभी सुनसान गली में 3 आदमी उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनके हाथों में डंडे थे। बहुत नारी शक्ति दिखा रही है। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, धरना खत्म कर दे वरना तुझे और तेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत जुटाई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ पूरी यूनियन और समाज है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सबको जेल होगी। गुंडे एक पल को हिचकिचाए, लेकिन फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। तभी पास की गली से आवाज आई, कौन है वहां? यह आवाज यूनियन के कार्यकर्ता की थी, जो संयोग से उसी रास्ते से लौट रहा था। वह और 2 साथी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। गुंडे घबराकर भाग खड़े हुए। सावित्री के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। यूनियन कार्यकर्ता ने कहा, बहन, अब तुम्हें अकेले चलना नहीं चाहिए, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। उस रात सावित्री घर लौटी तो बच्चों और मां को गले लगाकर रो पड़ी। उसने समझा कि लड़ाई सिर्फ नारे लगाने की नहीं है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन आंसुओं के बीच उसने यह भी महसूस किया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। अगले दिन यूनियन ने तुरंत रणनीति बदली। उन्होंने मीडिया के सामने गुंडों की धमकी का खुलासा किया। अखबारों में छपा, धरने पर बैठी महिलाओं को जान से मारने की धमकी, फैक्ट्री मालिक पर शक। शहर में हलचल मच गई। कुछ महिला संगठनों ने भी धरने का समर्थन करना शुरू किया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गिरीश अब और बौखला गया। गिरीश ने सोचा कि अब डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। उसने अपनी चालाकी दिखाई।
उसने कुछ मजदूरों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। उनमें से 2-3 लालच में आकर धरने से हट गए और बाकी को भी समझाने लगे, देखो सेठ जी इतने बुरे नहीं हैं, बोनस देंगे, काम आसान करेंगे, अब इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। लेकिन सावित्री ने सबको समझाया, बहनों और भाइयों, यही तो उनका हथियार है, हमें बांट देना। याद रखो, अगर हम टूट गए तो फिर कभी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आज हिम्मत दिखानी है, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी बातों ने सबको फिर एक कर दिया। धरने के छठे दिन पुलिस आई। इंस्पेक्टर ने आकर कहा, आप सब सड़क जाम करके गैर कानूनी काम कर रहे हैं, धरना खत्म करो। सावित्री आगे बढ़ी और बोली, हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो मालिक पर करो, जो हमारी औरतों को रात रात भर रोककर परेशान करता है। भीड़ ने जोरदार नारे लगाए, अन्याय बंद करो, हम डरेंगे नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर पहले तो झुंझलाया, लेकिन जब उसने मीडिया के कैमरे देखे तो पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा, जांच होगी, तब तक आप शांति बनाए रखें। गिरीश अपने दफ्तर में बैठा यह सब देख रहा था। उसका गुस्सा अब उसकी समझदारी पर भारी पड़ने लगा था। ये औरत मुझे सरेआम नीचा दिखा रही है, अब अगर मैंने इसे नहीं कुचला तो मेरी औकात मिट्टी हो जाएगी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि सावित्री को ही दोषी ठहराया जाएगा। उसने नकली दस्तावेज तैयार करवाए कि सावित्री मजदूरों को उकसाकर फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है। वह पुलिस और अखबारों को यह सब दिखाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब हालात बदल चुके हैं। धरने के 7वें दिन शहर के कुछ वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी आ पहुंचे। उन्होंने सावित्री और बाकी औरतों से कहा, हम आपके केस को कानूनी लड़ाई में बदलेंगे। अब मालिक चाहे कितना भी पैंतरा खेले, कोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। यह सुनकर सावित्री को नया साहस मिला। उसने कहा, हमने अपने डर पर जीत पा ली है, अब इंसाफ तक रुकना नहीं है। उस रात सावित्री छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान में टिमटिमाते तारे देखे और मन ही मन सोचा, कितना आसान होता अगर मैं उस रात चुपचाप सह लेती। नौकरी बच जाती, कोई झंझट न होता। लेकिन फिर मेरी आत्मा मर जाती, मेरे बच्चे हमेशा डर में जीते। नहीं, यह रास्ता कठिन है, लेकिन सही है। उसके भीतर अडिग विश्वास था कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, यह हर उस औरत की लड़ाई है जो चुप्पी में पीड़ा सहती रही। धरने, यूनियन के दबाव और मीडिया कवरेज के बाद मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका था। यूनियन ने स्थानीय वकीलों की टीम जुटा ली। महिला अधिकार संस्थाओं ने कानूनी मदद और संवैधानिक सलाह उपलब्ध करवाई, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लगातार धरने पर मौजूद रहे। धीरे धीरे शहर का समाज भी जागा। कई लोग धरने में शामिल होते, सोशल मीडिया पर समर्थन करते और अखबारों में साक्षात्कार आए। यूनियन के वकीलों ने सावित्री और अन्य पीड़ित औरतों के बयान लिखवाए थी, गवाहों की सूची तैयार की और सबूत इकट्ठे किए। ओवरटाइम की रजिस्टर की प्रतियां, कुछ कर्मचारियों के बयानों के नोट्स और फोन कॉल्स के रिकॉर्ड जिनमें धमकी के संकेत मिल रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई महिला मजदूरों ने खुलकर बताया कि गिरीश ने बार बार अनैतिक व्यवहार किया, वादा किया, दबाव डाला और रात में अकेले रहने के लिए मजबूर किया। उन सब बयानों में सामूहिक डर और मजबूरी की झलक थी। गिरीश ने अपनी तरफ से काउंटर प्लान बनाया। उसने नकली दस्तावेज और झूठी रिपोर्टें तैयार करवाईं, जिनमें दावा था कि सावित्री और कुछ मजदूर आर्थिक नुकसान करा रहे थे, मशीनों को खराब कर रहे थे और उत्पादन धीमा कर रहे थे, ताकि मामला उन पर शिफ्ट किया जा सके। उसने कुछ दबे पानी के बयान भी रेडी करवा लिए कि कुछ मजदूरों को उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया और वे सारे आरोप निराधार हैं। जब केस की सुनवाई जिला अदालत में हुई तो माहौल तनावपूर्ण था। मीडिया की टीमों ने अदालत के बाहर मोर्चा जमाया। गिरीश के समर्थक और कुछ खरीदे हुए कर्मचारी भी कोर्ट पहुंच गए। दूसरी ओर यूनियन की मौजूदगी भी भारी थी। लोग बैनर लिए, नारों के साथ और समर्थन के नारे लगा रहे थे। अदालत में पहले दलीलों के दौर में वकीलों ने तकनीकी और कानूनी बुनियाद तैयार की। यूनियन के वकील ने कहा, यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, यह लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल न होने का मामला है।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और गवाहों ने स्पष्ट बयान दे दिए हैं कि उन्होंने सबूत के तौर पर ओवरटाइम के रजिस्टर, गिरीश और उसके कर्मचारियों के बीच आर्थिक लेनदेन के कुछ रिकॉर्ड और उसी रात के आसपास फोन कॉल्स के लॉग पेश किए। गिरीश के वकील ने जोर दिया कि मालिक के खिलाफ लगाए गए आरोप सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमारी प्रतिष्ठा को गिराना है ताकि वे अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने मीडिया को निशाना बनाते हुए कहा कि रिपोर्टिंग ने बिना सत्य जांचे माहौल बिगाड़ दिया। कोर्ट के अंदर बाहर बहसें चलती रहीं। जज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी धमकी या दबाव अदालत पर असर नहीं डाल सकता। सबूतों की जांच विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। जज ने पुलिस से कहा कि वे तुरंत विस्तृत जांच करें और यदि कोई अपराध प्रमाणित होता है तो संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पहले तो कुछ अफसर मामले को हल्का लेना चाहते थे, लेकिन प्रेस की निगरानी, यूनियन का दबाव और सार्वजनिक समर्थन ने स्थिति बदल दी। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले। फैक्ट्री के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड थीं और एक गली में गुंडों के मौजूद होने के संकेत मिल रहे थे। और उस फुटेज ने यह भी दिखाया कि उस रात जब सावित्री पर हमला की कोशिश हुई थी, पास के एक व्हाट्सएप समूह में गिरीश की कुछ निकटस्थ नंबर सक्रिय थे। ये कड़ियां बाद में और विस्तार से जांची गईं। सबसे मजबूत बात थी, मजदूरों और यूनियन के दर्ज बयानों में सामंजस्य था। कई गवाहों ने निडर होकर अदालत में अपना बयान दिया। कुछ ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पहले गिरीश के लालच में आकर उसका साथ दिया था, अब सच बोलने लगे, क्योंकि हुआ वही था जो होता रहता है। जब सच और दबाव एक साथ आए तो खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। बस इतना नहीं, महिला अधिकार संगठनों ने पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक सहारा उपलब्ध कराया। डॉक्टरों ने चिकित्सीय रिपोर्ट दी और यह पुष्टि की कि मानसिक उत्पीड़न और धमकियों का गहरा असर होता है। ये रिपोर्ट अदालत के लिए निर्णायक प्रमाण बनी कि न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कलंक और डर से महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। गिरीश ने अदालत में अपनी शैली जारी रखी। वह घमंड और आक्रामकता के मिश्रण से बोला, लेकिन कोर्ट में उसकी मजबूत दीवारें दरकने लगीं। कुछ पुराने कारोबारी रिश्ते और पैसों के बादल भी उजागर हुए। रिपोर्टों में यह बात आई कि उसने कुछ अधिकारियों को भर्त्सना और तेजी से मुद्दों को दबाने के लिए धन प्रदान किया था। ये बातें सार्वजनिक होते ही उसके सामाजिक समर्थन में कमी आने लगी। एक गवाह के बयान ने सबको हिला दिया। सुपरवाइजर, जो पहले गिरीश के साथ काम करता दिखता था, अदालत में बैठकर बोला, मैंने वर्षों तक चुप्पी साधी क्योंकि मुझे परिवार और नौकरी की चिंता थी, पर अब जो मैंने देखा है वह गलत है। मैंने खुद देखा है कि औरतों को शाम के समय अकेले रहने के लिए कहा जाता था और मालिक की हस्तक्षेप की प्रवृत्ति थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह ईमानदारी के साथ बोल रहा था। यह बयान गिरीश के खिलाफ निर्णायक मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे मामला मीडिया में एक सामाजिक प्रश्न बनकर उभरने लगा। कार्यस्थल में लैंगिक सुरक्षा, मजदूरों के अधिकार और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही। नागरिक समूह, महिला आयोग और कुछ प्रख्यात वकीलों ने सार्वजनिक टिप्पणियां की और मामला राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना। अदालत के बाहर रोजाना छोटे छोटे कार्यक्रम होते। वक्त समय पर लोग समर्थन में प्रार्थना, कला प्रदर्शन और खुली चर्चाएं आयोजित करते। सावित्री के लिए यह सब नया था, बहुत भारी, लेकिन साथ ही उम्मीद भरा भी। उसने जब कभी अदालत से बाहर कदम रखा तो उसके पास लोग आते, हौसला बढ़ाते और बच्चे उसे मिठाई देकर खुश करते। मगर जीत अब भी दूर थी। गिरीश अब और भी खतरनाक हो चुका था। नाटक और दबाव दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ रातों में उसके गुंडे फिर उभर आते थे और कभी कभी कानूनी चक्कर भी उलझे हुए लगते। पर यूनियन और समर्थन का जाल अब इतना मजबूत था कि विरोध का हर प्रयास सार्वजनिक और कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण बन गया। अदालत की कार्यवाही और सार्वजनिक बहस ने एक साफ संदेश दे दिया, चाहे कितना भी सामर्थ्य हो, शक्ति का दुरुपयोग और उत्पीड़न कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। सहायता मिल चुकी थी और सच्चाई खुलनी शुरू हो गई थी। अब निर्णायक मोड़ आएगा जहां अदालत का निर्णय और गिरीश की आखिरी चालें तय करने वाली होंगी। अदालत की सुनवाइयों ने गिरीश की नींद छीन ली थी। फैक्ट्री बंद पड़ी थी, आर्थिक नुकसान बढ़ रहा था और अब उसका नाम शहर ही नहीं
पूरे जिले में बदनामी का पर्याय बन चुका था। मगर गिरीश हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैं गिरा तो सब कुछ खो दूंगा। मुझे हर हाल में सावित्री को मिटाना ही होगा। उसने अपने वकील और कुछ अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक की। वहां उसने 3 नई चालें रखीं। कुछ मजदूरों के नाम पर झूठे मुकदमे करवाए जाएं ताकि धरना कमजोर हो। मीडिया में झूठी खबरें फैलवाई जाएं कि सावित्री और यूनियन विदेशी पैसे से आंदोलन चला रहे हैं। सावित्री के बच्चों को डराने की कोशिश की जाए ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए। पहली चाल जल्दी ही सामने आ गई। अचानक पुलिस ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने फैक्ट्री की मशीनों को नुकसान पहुंचाया है। धरने पर खलबली मच गई। मजदूर घबरा गए कि कहीं अब सबको न फंसा दिया जाए। सावित्री ने सबको शांत किया। उसने मंच पर चढ़कर कहा, भाइयों और बहनों, यह हमारी लड़ाई को तोड़ने की चाल है। जो निर्दोष हैं उन्हें जेल में डालकर हमें डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन याद रखो, अगर हम बिखर गए तो गिरीश जीत जाएगा। हमें अब और मजबूती से एक होना होगा। उसके शब्दों ने सबको फिर संभाल लिया। यूनियन ने तुरंत वकीलों को भेजकर दोनों मजदूरों की जमानत कराई और मामले को अदालत में चुनौती दी। दूसरी चाल मीडिया के माध्यम से आई। कुछ अखबारों और चैनलों में खबर चली, फैक्ट्री आंदोलन को विदेशी एनजीओ का समर्थन, देश विरोधी एजेंडा। यह खबर फैलते ही गिरीश ने सोचा कि लोग सावित्री पर शक करेंगे। लेकिन इस बार समाज ने उलटा असर दिखाया। पत्रकारों के एक समूह ने खुद जांच की और पाया कि ये खबरें बिना किसी ठोस सबूत के छापी गई थीं। उन्होंने खुलकर लिखा, यह दुष्प्रचार है। असली सवाल मजदूरों की सुरक्षा और महिला उत्पीड़न है। इससे गिरीश का दूसरा दांव भी उल्टा पड़ गया। तीसरी चाल सबसे खतरनाक थी। एक शाम जब सावित्री के बच्चे स्कूल से लौट रहे थे तो एक काली कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। कार से एक आदमी बाहर निकला और बोला, तुम्हारी मां बहुत लड़ाई लड़ रही है। अगर वो चुप नहीं हुई तो तुम लोगों को बहुत नुकसान होगा। बच्चे डरकर घर भागे और मां को सब बताया। सावित्री के दिल पर गहरी चोट लगी। उसका खून खौल गया, लेकिन उसने बच्चों के सामने आंसू नहीं बहाए। उसने उन्हें गले लगाकर कहा, डरना मत, तुम्हारी मां अकेली नहीं है। हमारे साथ 1000 लोग खड़े हैं और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। उसने उसी रात यूनियन और महिला संगठन के लोगों को बुलाकर कहा, अब ये मामला मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा से आगे बढ़ चुका है। अगर ये मुझे रोकने में कामयाब हो गए तो बाकी औरतें कभी आवाज नहीं उठा पाएंगी। हमें और मजबूत होना होगा। अगली सुनवाई में अदालत का माहौल और भी गंभीर था। गिरीश ने अपने वकील के जरिए दलील दी कि यह सब व्यक्तिगत बदला है। लेकिन उसी दिन एक अहम सबूत सामने आया। फैक्ट्री के सीसीटीवी से मिली फुटेज, जिसमें गिरीश देर रात मजदूरों को रोकते हुए दिख रहा था। यह फुटेज किसी कर्मचारी ने गुपचुप तरीके से सेव कर ली थी और बाद में यूनियन को सौंप दी। अदालत में जब यह वीडियो चलाया गया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। गिरीश के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसकी अब तक की ताकत और घमंड पहली बार ढहते हुए दिखाई दिए। जज ने सख्त लहजे में कहा, यह मामला अब केवल एक कार्यस्थल विवाद नहीं रहा। इसमें अपराध के गंभीर तत्व मौजूद हैं। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि आरोपी पर उचित धाराओं में मुकदमा चलाए। भीड़ के बीच से नारे गूंज उठे, न्याय चाहिए, मजदूर एकता जिंदाबाद। गिरीश बौखला गया। अदालत से निकलते ही उसने अपने वकील से कहा, अब बस एक ही रास्ता है, या तो सावित्री को इस लड़ाई से हमेशा के लिए हटा दो या मैं सब कुछ हार जाऊंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके अपने ही लोग अब धीरे धीरे उससे किनारा करने लगे थे। सुपरवाइजर, जिसने पहले गवाही दी थी, अब पुलिस को और भी सबूत सौंप रहा था। कुछ कर्मचारी जो पहले पैसे लेकर उसके साथ खड़े हुए थे, वे भी अब सच बोलने को तैयार थे। धरना अब आंदोलन का रूप ले चुका था। शहर के कॉलेजों के छात्र भी आ गए। महिला संगठनों की संख्या दोगुनी हो गई और मीडिया ने इसे न्याय की लड़ाई का नाम दे दिया। सावित्री अब सिर्फ मजदूर महिला नहीं, बल्कि पूरे संघर्ष का चेहरा बन चुकी थी। एक रात वह अपने घर के आंगन में बैठी थी। चांद की रोशनी फैली थी। उसकी मां ने कहा, बिटिया, तू बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। डर लगता है, पर गर्व भी है।
सावित्री ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अब डरने का समय नहीं है। अगर मैं डर गई तो औरतें फिर से चुप हो जाएंगी। मुझे हर हाल में ये लड़ाई जीतनी होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आंसुओं के पीछे एक अडिग लौ जल रही थी, हिम्मत और विश्वास की लौ। गिरीश ने हर चाल चल ली थी, धमकी, रिश्वत, झूठी खबरें, यहां तक कि बच्चों को डराने की कोशिश भी। लेकिन उसकी हर साजिश अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही थी। अदालत में सबूतों और गवाहियों ने उसकी ताकत की दीवार में दरारें डाल दी थीं। शहर का माहौल बदल चुका था। पहले जो लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, वे अब खुलकर बोलने लगे। अखबारों में रोज नए लेख छपते, रेडियो पर चर्चाएं होतीं और सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, न्याय के लिए सावित्री, मजदूर की आवाज। सावित्री अब उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। जहां भी जाती लोग उसे सलाम करते। वह खुद हैरान होती, मैं तो बस अपने बच्चों और इज्जत के लिए खड़ी हुई थी, पर अब यह सब मेरी वजह से बदल रहा है। अगली सुनवाई में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। उसमें लिखा था, गिरीश के खिलाफ महिला मजदूरों से छेड़खानी और मानसिक उत्पीड़न के पर्याप्त बयान मौजूद हैं। फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज ने पुष्टि की है कि वह देर रात महिलाओं को रोकता था। गुंडों की धमकियों और कार में बच्चों को डराने की घटना के तार गिरीश के नजदीकी लोगों से जुड़े पाए गए। रिपोर्ट पढ़ते ही अदालत कक्ष में हलचल मच गई। गिरीश के वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जज ने सख्त लहजे में कहा, यह गंभीर मामला है। आरोपी के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा चलाना अनिवार्य है। अदालत निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगी। यह सुनते ही गिरीश का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। इसी बीच यूनियन के वकीलों ने एक और सबूत पेश किया, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें गिरीश अपने सुपरवाइजर को कह रहा था, सावित्री की हिम्मत तोड़ दो, चाहे पैसे से चाहे धमकी से। अगर वो पीछे नहीं हटी तो फैक्ट्री हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही अदालत कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ में से गुस्से की आवाजें उठीं, गिरफ्तार करो, इंसाफ चाहिए। गिरीश का सिर झुक गया। वह समझ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। धरना स्थल पर अब हजारों लोग जुटने लगे थे। मजदूर, छात्र, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, सब सावित्री के साथ खड़े थे। तंबुओं में चाय और खाना बांटा जाता, रात को गीत और कविताएं गाई जातीं और मंच से एक ही आवाज गूंजती, न्याय बिना चैन नहीं। सावित्री रोज मंच पर जाकर बोलती, भाइयों और बहनों, ये जीत हमारी एकता की वजह से है। हमें टूटना नहीं है। अगर आज हम डट गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। लोग उसकी बातें सुनकर तालियां बजाते और नारे लगाते। उसका चेहरा थका हुआ रहता, मगर आंखों में रोशनी और विश्वास हमेशा चमकता। गिरीश अब अकेला पड़ने लगा था। जिन अधिकारियों को उसने रिश्वत दी थी, वे भी उसका साथ छोड़ने लगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, मामला बड़ा हो गया है, उन्होंने साफ कह दिया। फैक्ट्री के कई पुराने ग्राहक भी उससे दूर हो गए। हम किसी विवादित आदमी के साथ कारोबार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। गिरीश अपने आलीशान बंगले में बैठा था, लेकिन उसे महल भी जेल सा लग रहा था। शराब की बोतलें, खाली कमरे और अंदर ही अंदर उठती बेचैनी। उसने आईने में खुद को देखा। क्या यही वो ताकतवर आदमी है जिसे लोग सेठ जी कहते थे? मैं हारने लगा हूं। सावित्री के बच्चे भी इस पूरे संघर्ष में बदल चुके थे। पहले जो डरते थे, अब वे मां के साथ धरने में बैठने लगे। बेटा बोला, अम्मा, जब तू मंच पर बोलती है ना, तो मुझे लगता है तू सबसे बड़ी नेता है। सावित्री हंस पड़ी और बोली, नहीं बेटा, मैं नेता नहीं हूं। मैं बस एक मजदूर औरत हूं जो चुप रहना नहीं चाहती। उसके बच्चे अब उसकी ताकत बन चुके थे। अगली सुनवाई में अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया। गिरीश को अदालत की अनुमति के बिना शहर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही फैक्ट्री की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई गई, जिसमें श्रम विभाग, महिला आयोग और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। यह आदेश सुनकर धरना स्थल पर जश्न मना। ढोल बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। सावित्री ने हाथ जोड़कर सबको कहा, लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, हमें धैर्य रखना होगा। सच की जीत जरूर होगी। गिरीश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने वकील से कहा,
कानून की लड़ाई तो मैं हारता दिख रहा हूं। अब बस एक ही तरीका बचा है, या तो सावित्री को बदनाम कर दो या उसे इस दुनिया से हटा दो। उसने कुछ पुराने गुंडों से संपर्क किया। योजना बनी कि धरना स्थल पर झगड़ा कराया जाए ताकि पुलिस लाठीचार्ज करे और आंदोलन बिखर जाए। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक मजदूर ने यह साजिश सुन ली और तुरंत सावित्री को बता दिया। सावित्री ने तुरंत मीडिया और पुलिस को जानकारी दी। जब गुंडे हमला करने पहुंचे तो वहां पहले से सुरक्षा मौजूद थी। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद गिरीश की बची खुची इज्जत भी मिट गई। अखबारों ने लिखा, मालिक की साजिश नाकाम, गुंडे गिरफ्तार। उस रात सावित्री अपने घर की छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में गर्माहट थी। उसने सोचा, मालिक के पास ताकत थी, पैसा था, गुंडे थे। मेरे पास बस सच और हिम्मत थी, और यही जीत रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन ये आंसू डर या दुख के नहीं, बल्कि जीत और उम्मीद के थे। धरने को अब हफ्तों बीत चुके थे। शहर का हर अखबार, हर चैनल इस आंदोलन की खबरें छाप रहा था। लोग कहते, यह सिर्फ एक महिला की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। सावित्री अब मजदूर बस्ती की साधारण औरत नहीं रही, बल्कि साहस और न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। गिरीश, जो कभी लोगों के सामने रोब और ताकत का दूसरा नाम था, अब लगातार पुलिस और अदालत की पूछताछ में घिरा हुआ था। उसका चेहरा अखबारों में अपराधी की तरह छप रहा था। उसके दोस्त और कारोबारी साझेदार धीरे धीरे किनारा कर चुके थे। उस दिन अदालत में माहौल बेहद गंभीर था। जज ने साफ शब्दों में कहा, यह मामला कार्यस्थल में महिला सुरक्षा और मजदूर अधिकारों से जुड़ा है। अदालत किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं मानती। अभियोजन पक्ष ने सबूतों की पूरी श्रृंखला पेश की। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें गिरीश देर रात महिला मजदूरों को रोकता दिख रहा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वह धमकी देने की बातें कर रहा था। गवाहों के बयान, जिनमें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का जिक्र था। और वह रिपोर्ट, जिसमें उसके गुंडों द्वारा सावित्री के बच्चों को डराने की पुष्टि हुई। जज ने सबूतों को गंभीरता से सुना और गिरीश के वकील से पूछा, आपके पास इन सबूतों का खंडन करने के लिए ठोस आधार है? गिरीश का वकील हकलाते हुए बोला, मान्यवर, ये सब साजिश का हिस्सा है। मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। जज ने सख्ती से कहा, सिर्फ साजिश कह देने से कानून नहीं बदलता। हमें तथ्य चाहिए, और आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अदालत से बाहर मजदूरों का हुजूम जमा था। सावित्री मंच पर चढ़कर बोली, भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। हमने डर को हराया, हमने झूठ को हराया। अब बस थोड़ा और धैर्य रखो, न्याय की जीत जरूर होगी। भीड़ ने जोर से नारे लगाए, सावित्री, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्याय बिना चैन नहीं। उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबकी आंखों में उम्मीद चमकने लगी। कुछ ही दिनों बाद अदालत ने आदेश जारी किया, गिरीश को हिरासत में लिया जाए और उस पर यौन उत्पीड़न, धमकी और सत्ता के दुरुपयोग की धाराओं में केस चलाया जाए। पुलिस गिरीश के बंगले पहुंची। वह शराब के नशे में डूबा बैठा था। जैसे ही पुलिस ने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरीश ने आखिरी बार चीख कर कहा, तुम सबको पछताना पड़ेगा। मैं पैसा फेंकूंगा और सबको खरीद लूंगा। लेकिन पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बाहर खड़ी भीड़ ने जब यह देखा तो नारे गूंज उठे, न्याय की जीत हुई, सावित्री जिंदाबाद। उस पल सावित्री की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा कि जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। गिरीश की गिरफ्तारी के बाद श्रम विभाग ने फैक्ट्री का प्रबंधन अस्थायी समिति के हवाले कर दिया। यूनियन को भरोसा दिलाया गया कि मजदूरों के साथ न्याय होगा और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाया जाएगा। मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर मिठाइयां बांटी। सावित्री को फूलों की माला पहनाई गई। उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, तूने नाम रोशन कर दिया। तेरे बापू आज होते तो तुझे देख गर्व से भर जाते। सावित्री मुस्कुराई मगर बोली, अम्मा, ये मेरी जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है। हर उस औरत की जीत है जो चुप रहती थी। हर उस मजदूर की जीत है जिसे दबाया गया था। जेल की कोठरी में गिरीश अकेला बैठा था, कभी करोड़ों का मालिक, अब एक अपराधी। उसने दीवार पर मुक्का मारा
और चिल्लाया, मैं सेठ हूं, मैं राजा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसके शोर का जवाब सिर्फ कोठरी की सर्द दीवारें देतीं। उसके पास न दोस्त थे न परिवार, सब उसे छोड़ चुके थे। इस पूरे आंदोलन ने शहर को हिला दिया था। लोग कहते, पहली बार किसी मजदूर औरत ने इतने ताकतवर आदमी को झुका दिया। स्कूलों में अध्यापक बच्चों को उदाहरण देते, सावित्री जैसी हिम्मत रखो, सच बोलो, चाहे सामने कितनी भी ताकत क्यों न हो। महिला संगठनों ने तय किया कि वे आगे भी फैक्ट्री और अन्य जगहों पर नियमित निगरानी रखेंगी। श्रम विभाग ने नई नीतियां बनाने का ऐलान किया। एक शाम सावित्री धरना स्थल पर बैठी थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने मंच से कहा, साथियों, हमारी जीत का मतलब सिर्फ गिरीश की हार नहीं है। इसका मतलब है कि अब और कोई महिला, कोई मजदूर अन्याय सहने को मजबूर नहीं होगा। ये आंदोलन यहीं खत्म नहीं होगा, हम इसे और आगे ले जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर फैक्ट्री, हर कार्यस्थल पर औरतें सुरक्षित हों। भीड़ ने गगनभेदी तालियां बजाईं। उस रात वह अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसके बेटे ने पूछा, अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, अब सच की जीत हो चुकी है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उसकी आंखों में शांति थी, पर साथ ही आगे की राह का दृढ़ संकल्प भी। सालों की चुप्पी, डर और शोषण के बाद अब सूरज की पहली किरण फैक्ट्री और मजदूर बस्ती में गिर रही थी। गिरीश की गिरफ्तारी और अदालत में फैसले के बाद सब कुछ बदल चुका था। यह केवल एक महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जीत थी। अदालत ने गिरीश को कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया। यौन उत्पीड़न, धमकी, बच्चों के साथ डराने धमकाने की साजिश और शक्ति के दुरुपयोग के तहत उसे जेल की सजा सुनाई गई। सावित्री और यूनियन के वकील कोर्ट से बाहर आए। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे लगाए। यूनियन नेता रामकिशन बोले, यह जीत केवल सावित्री की नहीं, बल्कि हर उस महिला और मजदूर की है जो लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो पाया। आज हमने यह साबित कर दिया कि सच की जीत जरूर होती है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। वो मुस्कान जो वर्षों के डर और पीड़ा के बाद मिली थी। गिरीश के जाने के बाद फैक्ट्री का संचालन अब यूनियन और श्रम विभाग की निगरानी में था। काम का माहौल बदल गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यक्षेत्र, समय पर वेतन और ओवरटाइम की पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई। मजदूरों ने पहली बार महसूस किया कि अगर वे एकजुट हों तो कोई भी ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। सावित्री ने कर्मचारियों को कहा, हमारी लड़ाई का उद्देश्य सिर्फ गिरीश को हराना नहीं था, यह संदेश देने के लिए था कि हर महिला और मजदूर का हक सुरक्षित होना चाहिए। इस पूरे आंदोलन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता पैदा की। महिला सुरक्षा, मजदूर अधिकार और कार्यस्थल पर नैतिकता पर सार्वजनिक बहस शुरू हो गई। स्कूलों और कॉलेजों में यह उदाहरण पढ़ाया जाने लगा, सावित्री की तरह साहस दिखाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। महिला संगठनों ने नियमित जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। यूनियन ने तय किया कि वे हर महीने कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे। सावित्री अब अकेली महिला मजदूर नहीं रही, वह यूनियन की सक्रिय सदस्य बन गई। उसका घर बच्चों और परिवार के साथ अब सुरक्षित और खुशहाल था। वह रोजाना बच्चों को पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों और साहस की कहानियां सुनाती। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मां, क्या हम फिर कभी डरेंगे? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, डर रहेगा, पर अब हमें उसके आगे झुकना नहीं है। डर को हम हरा सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए। सावित्री के बच्चे अब साहस, ईमानदारी और संघर्ष के महत्व को समझ चुके थे। उनका भविष्य अब उज्जवल था। वे देख चुके थे कि माता का साहस केवल घर तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज को बदलने की क्षमता रखता है। सावित्री ने अपने बच्चों से कहा, देखो, आज हम जीते हैं, लेकिन याद रखो, लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, यह उन सभी की जीत है जो न्याय, सच और मानवता के लिए खड़े होते हैं। शहर के लोग अब जानते थे, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर सच और हिम्मत साथ हो तो अन्याय हमेशा हारता है। मजदूर औरतों ने यह साबित कर दिया कि उनका साहस किसी डर या दबाव से कम नहीं है। यूनियन और महिला संगठनों ने इस कहानी को दस्तावेज में दर्ज किया और इसे नए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया।
यह कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। एक शाम सावित्री अपने घर की छत पर बैठी थी। सूरज डूब रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो, आज हम जीते हैं, लेकिन यह जीत केवल शुरुआत है। अब हमें देखना होगा कि यह दुनिया और औरतों और मजदूरों के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनती रहे। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। आंखों में हल्की चमक थी, आशा की, साहस की और दृढ़ संकल्प की। भीड़ के बीच से दूर फैक्ट्री की रोशनी अब शांत और सुरक्षित थी। मजदूरों की हंसी थी, बच्चों की खुशी और महिलाओं का आत्मविश्वास सब कुछ कह रहा था, सत्य की जीत हमेशा होती है। डर और दबाव के बावजूद सच और न्याय की राह कभी नहीं रुकती। एकजुटता और साहस से अत्याचार और अन्याय को हराया जा सकता है। महिलाओं और मजदूरों की शक्ति समाज को बदलने की क्षमता रखती है। सावित्री की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों आवाजों का प्रतीक बन गई।